नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढेंगले, फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट। आज हम प्री एक्लेम्पशिया स्थिति के बारे में बातचीत करेंगे। प्री एक्लेम्पशिया एक ऐसी स्थिति होती है जो प्रेगनेंसी में डेवलप होती है और यह प्रेगनेंसी के 5वें महीने बाद जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है और जिसकी वजह से किडनी पर असर होता है और पेशाब में प्रोटीन्स उतरने लगते हैं। यदि किसी महिला को पहले से ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की शिकायत होती है और उनमें फिर यूरिन में प्रोटीन्स आने लग जाए तो उन्हें क्रॉनिक हाइपरटेंशन वालों में प्री एक्लेम्पशिया डेवलप हो रहा है, ऐसी स्थिति कहा जाता है। पर आमतौर पे हमारे देश में हम देखते हैं कि प्री एक्लेम्पशिया बहुत ही कॉमन स्थिति है। इसमें महिला प्रेगनेंसी के दौरान में ठीक चल रही होती है, पर जब हम रूटीन एंटीनेटल टेस्ट करते हैं या प्रेगनेंसी के दौरान में जब डॉक्टर के पास वो जाते हैं तब पाया जाता है कि 5वें महीने के बाद कभी उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है। निगरानी में रखने पे पता चलता है कि या तो ये ठीक हो रहा है या दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ रही है, या कभी कभी उनके बावजूद भी यह बढ़ता है और पेशाब में प्रोटीन्स आने लगते हैं। तब थोड़ी यह स्थिति चिंताजनक होने लगती है, क्योंकि इसके बाद यदि स्थिति को हम संभालते नहीं हैं तो माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़्यादा खतरा बन सकता है। अब प्री एक्लेम्पशिया होता क्यों है, इस बात के बारे में हम जानते हैं। अब एक्चुअली जब प्रेगनेंसी डेवलप हो रही होती है तो यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी ऐसी अटैच होने की कोशिश करती है। जब वो जुड़ने की कोशिश कर रही होती है तो बच्चे की तरफ से और माँ के गर्भ के अंदर जो एक सतह होती है उसमें ब्लड वेसल्स का या खून की धमनियों का डेवलपमेंट चलता है। तो जो ब्लड वेसल्स अंदर डेवलप हो रही हैं, जिसमें प्लेसेंटा डेवलपमेंट कहते हैं, वो प्लेसेंटा डेवलपमेंट यदि बराबर नहीं हो रहा होता है तो प्री एक्लेम्पशिया जैसी स्थिति डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब इस स्थिति को तो हम बहुत गूढ़ तरीके से अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे, पर यह स्थिति को हम सिर्फ पहले से जान सकते हैं या होने की आशंका कितनी है ये जान सकते हैं, और जब रूटीन टेस्ट में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हमें इस स्थिति के डेवलप होने की आशंका होती है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसका असर पूरे शरीर के अंगों पे होता है, तो किडनी पर होने पर यूरिन में या पेशाब में प्रोटीन्स चेक करने पर आने लगते हैं। माँ अक्सर कहती है कि उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, शरीर पर सूजन आने लगती है और अनमना सा लग रहा है, हेडेक होता है, सिर दर्द होता है। और ये सूजन जो रहती है प्रेगनेंसी की नॉर्मल सूजन आने से अलग होती है, ये रेस्ट करने पर, आराम करने पर भी जाती नहीं है। जब इन स्थितियों के साथ डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब जांचों पे पता चलता है कि महिला प्री एक्लेम्पशिया जैसी स्थिति तक पहुंच रही है। अब होता किन स्थितियों में है ये जानने के लिए कि यदि बहुत कम उम्र की लड़की यदि प्रेग्नेंट हुई है या बहुत ज़्यादा उम्र की महिला में प्रेगनेंसी ठहरी है, यदि आपके जुड़वा बच्चे हैं या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, यदि समझिए आपको पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या फिर आपको किडनी की कोई दिक्कत है, या फिर आपको डायबिटीज़ की शिकायत थी, या फिर प्रेगनेंसी में आपका डायबिटीज़ डेवलप हुआ है, इन सब स्थितियों में प्री एक्लेम्पशिया जैसी स्थिति तक पहुँचना शंका थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब इस स्थिति को हम संभाले कैसे, तो इसमें हमें माँ को ब्लड प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है, थोड़ा आराम भी कहा जाता है। साथ ही साथ माँ की इस स्थिति की वजह से बच्चे के डेवलपमेंट पर, बच्चे की ग्रोथ पर, उसके वजन पर भी असर पड़ता है। तो हमें सोनोग्राफी से बच्चे के वजन के बारे में, उसके आसपास के पानी के बारे में जानकारी समय समय पर लेनी पड़ती है। यदि स्थिति बिगड़ती रहती है तो बच्चे की ग्रोथ काफ़ी कम हो सकती है, यहाँ तक कि बच्चे को अंदर नुकसान भी हो सकता है। और यदि यह स्थिति बढ़ती है तो माँ को भी इसका दिमाग पर असर होने पर झटके आ सकते हैं। पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी मरीज़ इस स्थिति तक ना पहुँचे, पर इसके लिए माँ को या प्रेग्नेंट महिला को डॉक्टर की सतत क्लिनिक में अपना चेकअप कराते रहना चाहिए। अब इस स्थिति को हम जानने के लिए जब एंटी स्कैन करते हैं उस समय से यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, यानी कि माँ से बच्चे को जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है जो यूट्राइन आर्टरी के द्वारा जाता है, उसकी जांच करते हैं। उस जांच को हम एक सॉफ्टवेयर में डालकर और इस प्री एक्लेम्पशिया जैसी रिस्क को होने का चांस कितना है ये कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हमें एक आंकड़ा प्राप्त होता है। उस आंकड़े के बिना पर हम सोच सकते हैं कि शंका ज़्यादा है, चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं है। जिन भी स्थिति में ऐसा लगता है कि प्री एक्लेम्पशिया डेवलप होने के चांस ज़्यादा हैं तो हम उन महिलाओं को टैबलेट एस्पिरिन शुरू करते हैं। यह टैबलेट एस्पिरिन 150 मिलीग्राम के डोज में हम देते हैं, जो रोज़ रात को खाना खाने के बाद लेना होता है, और इसे हम 8वें महीने तक चलाते हैं। देखा गया है रिसर्च में कि टैबलेट एस्पिरिन जब हम 150 मिलीग्राम की लेते हैं तो 80% तक इन महिलाओं की प्रॉब्लम को रोका जा सकता है। तो ये बहुत छोटी सी गोली है पर बहुत कारगर है।
अब प्री एक्लेम्शिया की वजह से जब हम खून की जांचें करते हैं तो उनमें प्रोटीन्स पेशाब में मिलते हैं, और जब इनका असर लिवर पर होने लगता है तो लिवर एंजाइम्स भी बढ़े हुए मिल जाते हैं। खून का थक्का बनने वाली जो स्थिति होती है वो कम होने लगती है, और ऐसा होते होते झटके आने तक। तो हम हमेशा चाहेंगे कि इतनी भयावह स्थिति तक ना पहुँचे जहाँ पर माँ और बच्चे दोनों की ही जान को धोखा होने लगे। तो प्री एक्लेम्शिया जैसी स्थिति को बचाने के लिए या उससे सावधान रहने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके हैं कि आपको रूटीन में अपनी डॉक्टर के पास जाते रहना है। एनटी स्कैन के समय यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की टेस्ट कराना है। ज़रूरत पड़ने पर आपको 150 मिलीग्राम की एस्पिरिन की टैबलेट खाना है। साथ ही साथ 5वें महीने के स्कैन पर फिर से यूट्राइन आर्टरी डॉपलर दिखवाना है कि वो कैसा चल रहा है। इसके सहारे हम ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कम ज़्यादा कैसे करनी है वो जान सकते हैं। जब भी ऐसी स्थिति हो रही होती है तो बच्चे की ग्रोथ के लिए हम ग्रोथ स्कैन्स करते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ की स्थिति को संभालने के लिए हमें समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ जाए, या कभी ऐसा होता है कि माँ की स्थिति की वजह से बच्चे को अंदर परेशानी बढ़ रही है। तो इन स्थितियों में माँ और बच्चे दोनों को संभालने के लिए समय से पहले डिलीवरी कब करना है, ये हम ग्रोथ स्कैन्स में कलर डॉपलर के साथ अम्बिलिकल आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, डक्टस स्पिनोसस, ये सब देखते हुए बच्चे की डिलीवरी प्लान कर सकते हैं। पर ये एक बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जब भी इस तरह की स्थिति डेवलप हो रही है, माँ को हम किसी बड़े अस्पताल में या जहाँ पर एक अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके, और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे झटके आना, खून का थक्का न बन पाए जिसे हम डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन बोलते हैं, DIC, ऐसी स्थिति में को संभालने की क्षमता हो। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए कि आपको आपके डॉक्टर से मिलना है, दवाइयाँ समय पे लेनी है, ब्लड प्रेशर चेकअप करने हैं, इस बहुत ही भयानक स्थिति को हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।